गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपने फिजियोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, आज अपन इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इस पाठ के अंतर्गत जो टॉपिक अपना शेष बचा हुआ है वो ये है जल का पार्श्वीय प्रवाह। ठीक है ना। क्या मतलब होता है इसका कि बेटा भूमि में उपस्थित जल जो कि मूल के द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी कि मूल के मूलरोम द्वारा अवशोषित किया जाता है, वह किस प्रकार मूल के जाइलम तक पहुंचता है। ठीक है ना। तो ये जल के पार्श्वीय प्रवाह का मतलब होता है। क्या परिभाषा होती है इसकी, थोड़ा सा देख लो। पादपों में मूल रोम से मूल के जाइलम तक, मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है ना। जल के पार्श्वीय प्रवाह की ये परिभाषा हो गई कि पादपों में मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं। अब आप सुनो, मूल रोम और जाइलम के बीच में कौन कौन सी कोशिकाओं से होकर जल गुजरता है, उन सभी कोशिकाओं के मैं नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि वही कोशिकाएं फिर मुझे चित्र द्वारा प्रदर्शित करनी है। ठीक है बेटा। तो देखो, मूल रोम से अवशोषित हुआ जल सबसे पहले किस में पहुँचेगा? मूलीय त्वचा की कोशिकाओं में, मूलीय त्वचा की कोशिका में। उसके बाद में बेटा बलकुट की कोशिका आ जाएगी। उसके बाद में बेटा एंडोडर्मिस की कोशिका आ जाएगी। ठीक है ना। एंडोडर्मिस की कोशिका के बाद में परिरंभ की कोशिका आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मैंने लिख दिया मृदा विलयन। तो भूमि से अथवा मृदा से जल इन 5 प्रकार की कोशिकाओं से होता हुआ अंततः जाइलम में प्रवेश करता है। और इसी चीज़ को आज अपन एक डायग्राम बना करके अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो देखिए, आप ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और तो आप सब सीट में पढ़ लेंगे। देखो, ये बेटा मैं कोशिकाएं बना रहा हूँ क्रमशः।
ठीक है, 1 2 3 4 5 5 कोशिकाएं बना रहा हूँ बेटा, है ना। ऐसे ही मुझे नीचे करना है। ये बना दिया बेटा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने 5 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बना दी। अब इन सब के भीतर ये मैं रिक्तिका बना रहा हूँ। रिक्तिका आप सभी जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की रिक्तिका उपस्थित होती है। ये बना दिया, हो गई ना। अब सभी कोशिकाओं के मैं क्रम से नाम लिख रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये हो गई मूल रोम कोशिका, कौन सी कोशिका हो गई बेटा? मूल रोम कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? मूलीय त्वचा की कोशिका। नंबर 2 पे। नंबर 3 पे ये वाली कोशिका कौन सी? वलकुट कोशिका। ठीक है ना। नंबर 4 पे ये अभी बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने कौन सी कोशिका बना दी? एंडोडर्मिस की कोशिका। ठीक है। और ये क्या हो गई एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में? कैस्पेरियन पट्टियाँ। कक्षा 11 में पढ़ चुके हो बेटा, है ना। और ये सबसे अंत में कौन सी कोशिका? परिरंभ की कोशिका। परिरंभ की कोशिका लिख दिया। आगे चलिए। देखो, ये बीचों बीच में क्या है? रिक्तिका। और ये जो बीच में अपन ने गैप बता रखा है, ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है। अच्छा, ये बेटा क्या हो गई? सेल वॉल। और बेटा ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। तो ये सारे नाम मैंने लिख दिए। ठीक है ना, सारे नाम हो गए। अब अपन इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है। तो पादपों में, हाँ एक और चीज़ यहाँ पे अपन लिख देते हैं मृदावलियन। ठीक है। और उधर अपन लिख देते हैं बेटा प्रोटोजाइलम। ये लिख दिया। ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए कि जल का पार्श्वीय प्रवाह 3 प्रकार से होता है बेटा। यहाँ लिख रहा हूँ जल का पार्श्वीय प्रवाह
कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। सबसे पहला प्रकार कौन सा पढ़ेंगे इसमें अपन? एपोप्लास्ट पथ नाम है इसका, एपोप्लास्ट पथ। ठीक है ना? क्या नाम है इसका बेटा? एपोप्लास्ट पथ या एपलवक, एपलवक पथ। ठीक है, ये पहला नाम हो गया। दूसरा पथ कौन सा है? संलवक या सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पथ या संबलक पथ। और तीसरा पथ कौन सा पढ़ेंगे आप? रसधानीय पथ, रसधानीय पथ। ठीक है ना? देखो बेटा, ये यहाँ से मैं मिटा के मूलरोम कोशिका को नीचे लिख देता हूँ। मूलरोम कोशिका। अब बेटा अपन को इनमें ये बताना है कि इस पथ से जल का प्रवाह कहाँ से होके होता है। पहली बात तो आप ये जान लें कि यह जल के पार्श्वीय प्रवाह का निर्जीव पथ है। ठीक है? अतः जल का प्रवाह कोशिका भित्ति व अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर होता है। जल का प्रवाह सेल वॉल या अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर होता है। कौन से पथ में बेटा? एपोप्लास्ट पथ में। तो कोशिका भित्ति ये बना रखी है अपन ने, ठीक है ना? तो बस कोशिका भित्ति से होकर दर्शा दीजिए, ऐसे ही इसमें बता देंगे। तो बेटा 2 शब्द आप याद रखना प्रथम पथ के अंतर्गत। क्या चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें बेटा? आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, पहला पथ कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? एपोप्लास्ट पथ। तो आप बोलेंगे कि यह जल के पार्श्वीय प्रवाह का निर्जीव पथ है। और बेटा इस पथ में जल का प्रवाह कोशिका की कोशिका भित्तियों एवं अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर होता है। तो अपन ने जो ये 5 कोशिकाएं बनाई हैं, ये लगातार बनाई हैं, इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश है नहीं, तो अपन जल के पार्श्वीय प्रवाह को केवल कोशिका भित्ति से होकर दर्शा देंगे। ठीक है? तो आप भी देख सकते हैं, मैंने सिर्फ कोशिका भित्ति से होकर मृदा विलयन से जल को प्रोटोजाइलम तक पहुंचा दिया। तो इस पथ का मैं क्या नाम लिख दूंगा बेटा? एपोप्लास्ट पथ। ये तो पहला पथ हो गया। अब दूसरे पथ पे आ गए। क्या लिखा है बेटा बोर्ड पे? सिम्प्लास्ट पथ, जीव द्रव्य व प्लाज्मोडेस्मेटा से होकर। तो इसके सामने लिख देता हूँ जीव द्रव्य व प्लाज्मोडेस्मेटा से होकर होता है। तो देखो
ये तो जीव द्रव्य है, ठीक है ना, और ये प्लाज्मोडेस्माटा है। तो आप है ना प्लाज्मोडेस्माटा से होकर और जीव द्रव्य से होकर दर्शा दीजिए, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, सिम्प्लास्ट पथ, ये दूसरे प्रकार का पथ हो गया। और तीसरा पथ कौन सा है आपके सामने, रसधानीय पथ, रसधानी, टोनोप्लास्ट और जीव द्रव्य कला। रसधानी, टोनोप्लास्ट और बेटा प्लाज्मा लीमा, ठीक है ना। तो इसमें आप रिक्तका से होकर दर्शा दीजिए। और कहीं एक जगह पे नाम लिख दीजिए रसधानीय पथ। तो बेटा ये तो आपको जल के पार्श्वीय प्रवाह के अंतर्गत डायग्राम बनाना है। और अब आप थोड़ा सा सुन लीजिए कि भाई जल के पार्श्वीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जल का पार्श्वीय प्रवाह किन पथों से होकर होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो बेटा क्या बोलोगे आप इसमें, पादपों में मूल रोम से मूल के जाइलम तक जल के प्रवाह को जल का पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं, ठीक है बेटा। जल का पार्श्वीय प्रवाह 3 प्रकार का होता है और तीनों के तीनों शब्द या प्रकार आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए। पहला प्रकार कौन सा है, एपोप्लास्ट पथ, ठीक है बेटा। दूसरा प्रकार कौन सा है, सिम्प्लास्ट पथ। और तीसरा पथ कौन सा है, रसधानीय पथ, है ना। तो सबसे पहले अपन कौन सा प्रकार पढ़ेंगे इसमें, एपोप्लास्ट पथ। तो आप क्या बोलेंगे बेटा कि यह जल के पार्श्वीय प्रवाह का निर्जीव पथ है, पहली बात। दूसरी बात आप ये बोलेंगे कि इस पथ से होकर जल का प्रवाह कोशिका भित्ति और अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर होता है, ठीक है बेटा। ये आपको इसके अंदर बोलना पड़ेगा। दूसरा पथ कौन सा दे रखा है, सिम्प्लास्ट पथ। क्या नाम है बेटा पथ का, सिम्प्लास्ट पथ, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, ध्यानपूर्वक सुनें कि इस पथ के अंतर्गत जल का पार्श्वीय प्रवाह जीव द्रव्य एवं प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा से होकर होता है, क्लियर है बेटा। और तीसरा और अंतिम पथ कौन सा है, रसधानीय पथ। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इस पथ के द्वारा जल का पार्श्वीय प्रवाह रसधानी यानी कि वैक्यूल, टोनोप्लास्ट एवं प्लाज्मा लीमा यानी कि जीव द्रव्य कला से होकर होता है। तो ये सारी बात आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। और आप सुन लीजिए, देखो बेटा एपोप्लास्ट पथ या निर्जीव पथ के दौरान जल का पार्श्वीय प्रवाह विसरण की विधि द्वारा होता है। सिम्प्लास्ट पथ द्वारा जल का पार्श्वीय प्रवाह परासरण विधि द्वारा होता है। और इसी प्रकार बेटा रसधानीय पथ द्वारा जल का पार्श्वीय प्रवाह किसके द्वारा होता है, परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। एक बात और आप गौर कर लेना, देखो बेटा जब भी आप इसका डायग्राम बनाएं तो आपको मृदा विलयन और मूल के जाइलम के बीच में 5 प्रकार की कोशिकाएं प्लाज्मोडेस्माटा से जोड़ते हुए बनानी हैं।
और सभी कोशिकाओं के बीच में आपको रिक्तिका बनानी है। तो अब आप गौर करना, जैसे आपने पहले में पढ़ा कि एपोप्लास्ट पथ में कोशिका व्यक्ति और अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर जल का प्रवाह होता है। तो अब मेरी बात सुनो, अब चित्र में बेटा अपन ने अंतराकोशिकीय अवकाश तो बनाए ही नहीं, कोशिकाओं को अपन ने प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आपस में जोड़ दिया कि नहीं, जोड़ दिया ना। तो बेटा अब ध्यानपूर्वक सुनो, अब जब अंतराकोशिकीय स्थान नहीं है तो आप जल का पार्श्वीय प्रवाह कोशिका व्यक्ति से होकर दर्शा सकते हैं। तो कोशिका व्यक्ति से होकर आप तीर बना सकते हैं। दूसरा, जैसा कि अपन ने पढ़ा सिम्प्लास्ट पथ, है ना, और सिम्प्लास्ट पथ में जल का पार्श्वीय प्रवाह जीव द्रव्य और प्लाज्मोडेस्माटा से होकर होता है। तो बेटा आपने कोशिकाओं को प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जोड़ा है, ठीक है। तो आप जल को प्लाज्मोडेस्माटा से होकर गुजरते हुए, प्रभावित होते हुए बता सकते हैं। वैसे तो आप जीव द्रव्य से प्रवाहित होता भी कह सकते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रकार आपने कौन सा पढ़ा बेटा? रसधानीय पथ। और इसमें देखो, होने को तो प्लाज्मा झिल्ली भी है, रिक्तिका भी है, और रिक्तिका को चारों तरफ से घेरने वाली टोनोप्लास्ट भी है कि नहीं। लेकिन आप ना केवल रिक्तिकाओं से होते हुए भी जल के पार्श्वीय प्रवाह को समझा सकते हैं। सुन लिया आपने? एक मिनट, अब ये मैं आपको टेबल की फॉर्म में बता देता हूँ ताकि आपको पूरी की पूरी कहानी अभी की अभी याद हो जाए, ठीक है। तो आप बीचों बीच में लिख रहे हैं जल का पार्श्वीय प्रवाह कितने प्रकारों में बांटा गया है? इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? एपोप्लास्ट पथ। दूसरा कौन सा है? सिम्प्लास्ट पथ। और तीसरा कौन सा है बेटा? रसधानीय पथ। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ पर ये निर्जीव पथ होता है बेटा। तो जल का पार्श्वीय प्रवाह सेल वॉल व इंट्रासेल्यूलर स्पेस यानी कि अंतराकोशिकीय अवकाशों से होकर होता है। सुन लिया ना। दूसरा अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? सिम्प्लास्ट पथ। तो यहाँ पर जल का पार्श्वीय प्रवाह जीव द्रव्य व प्लाज्मोडेस्माटा से होकर होता है। जीव द्रव्य एवं प्लाज्मोडेस्माटा से होकर होता है। और तीसरा कौन सा है बेटा? रसधानीय पथ। तो इसमें ना रसधानी को अपन क्या बोल सकते हैं? रिक्तिका। इसके अलावा टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा लीमा से होकर जल का पार्श्वीय प्रवाह हो सकता है। एक और बात आपको याद रखनी है बेटा कि यहाँ पर जल का प्रवाह विसरण की क्रिया के द्वारा और यहाँ एवं यहाँ जल का पार्श्वीय प्रवाह परासरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो 1 मिनट मेरी छोटी सी बात सुन लें कि बेटा
आज के इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा? जल के पार्श्वीय प्रवाह के बारे में कि बेटा मृदा विलयन में उपस्थित जल मूल रोम से किस प्रकार, किस मार्ग के द्वारा, कहाँ से होकर मूल के जाइलम तक पहुँचता है। यही कहलाता है जल का पार्श्वीय प्रवाह, जिसके अपन ने 3 प्रकार पढ़ लिए, है ना। तीनों प्रकारों के अंतर्गत अपन ने ये बता दिया कि प्रत्येक प्रकार के अंदर जल का पार्श्वीय प्रवाह कहाँ से होकर होता है। अब आप ध्यान से सुने, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी के बेटा 3 लेसन ख़त्म कर दिए हैं, 3 पाठ अपन ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहला तो अपन ने ख़त्म किया था पादप जल संबंध, दूसरा अपन ने ख़त्म किया था वाष्पोत्सर्जन, और आज तीसरा भी ख़त्म कर दिया, पादपों में जल अवशोषण और रसारोहण। ठीक है बेटा, कल से अपन इसी यूनिट का यानी कि फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।